10 में से 9 गेंदें एक ही स्पॉट पर डालकर मैकग्रा माइकल अथर्टन को ऐसा बोर करते हैं कि उसके बाद से जब जब दोनों का सामना होता है अथर्टन हर बार मैकग्रा की ही बॉल पर आउट होने लगते हैं। जिससे उनका मजाक बनने लगता है और उनका करियर खत्म हो जाता है। तो आखिर मैकग्रा के पास ये स्किल वो भी 90s के दौर में कैसे आई थी? डेब्यू के कुछ ही हफ्ते में ही मैकग्रा वेस्टइंडीज की बादशाहत खत्म करते हैं। उसके बाद उनकी रडार में लारा, सचिन, इंजमाम जैसे बड़े खिलाड़ी फंसने लगते हैं और मैकग्रा 1993 से 1999 के बीच वो कोहराम मचाते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को आज तक एक ही बॉलर मैच कर पाया है और वो बुमराह नहीं है। तो क्या थी उस दौर की ऐसी खौफनाक गेंदबाजी की दास्तान जिसने मैकग्रा को सिंपल एक्शन, अपराइट सीम और मुश्किल से 140 की रफ्तार टच कर पाने के बावजूद अनप्लेएबल बना दिया था? जानेंगे आज की इस खास वीडियो में जिसका नाम है 6 साल बेमिसाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत होती है नवंबर 1993 की उस तेज पड़ रही धूप में, वो भी आइकॉनिक पर्थ के WACA मैदान पर, जब अचानक से ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 साल के ग्लेन मैकग्रा को टेस्ट डेब्यू करवा दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले की तब कड़ी आलोचना हुई थी क्योंकि उस वक्त मैकग्रा ने सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और इतने से एक्सपीरियंस पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतर गए थे, या कहूँ तो उनको उतारा गया था। उस वक्त मैकग्रा वो अल्टीमेट जीनियस नहीं थे जिससे बाद में पूरी दुनिया डरती थी। वो बस एक यंग, बेहद ही पतले लेकिन एग्रेसिव युवा गेंदबाज थे जो कभी कभार 140 की रफ्तार से गेंद डाल लेते थे, लेकिन उनकी लाइन लेंथ में बहुत बड़ी खामी थी। कभी बाहर, कभी अंदर, कभी छोटी, कभी लंबी। उनका अपनी लाइन में कुछ भी कंट्रोल नहीं था। ये वही लाइन और लेंथ है जिसने बाद में मैकग्रा को सीम और कंट्रोल का सबसे बड़ा बॉलर बनाया था। खैर, अपने पहले ही मैच में उन्होंने पहला विकेट मार्क ग्रेटबैच का लिया, लेकिन उनकी बॉलिंग इस तरीके के रंग दिखा रही थी, उसने फिर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। डोमेस्टिक सर्किट में लोग उनकी हाइट का भी मजाक बनाने लगे थे। वो कह दिया करते थे कितनी हाइट होने से हर कोई कर्टली एम्ब्रोज नहीं बन जाता, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि मैकग्रा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। उन्होंने अगले टूर पर अपनी पूरी बॉलिंग बदल दी। ये हुआ 1994 के उस साउथ अफ्रीका टूर पर। उस सीरीज में उन्होंने 8 विकेट भी लिए। उस सीरीज से पहले मैकग्रा बाहर की तरफ स्विंग कराने की कोशिश करते थे बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए, पर साउथ अफ्रीका की हार्ड और घास वाली पिचों पर उसे एक चीज जल्दी ही समझ में आ गई थी कि स्विंग कराने का मतलब है बल्लेबाज को विड्थ देना, और विड्थ देने का मतलब है कि अपने हाथ खोलकर रन बना सके। तो उन्होंने वहीं पर एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी नेचुरल और वो जादुई आउट स्विंगर डालने का मुंह छोड़ दिया और तय कर लिया कि आज से वो पिच पर एक ही स्पॉट को भी तब तक हिट करेंगे जब तक बल्लेबाज प्रेशर में आकर खुद गलती न कर दे। उन्होंने अपनी बॉडी अलाइनमेंट को एकदम परफेक्ट कर लिया। 6 फीट 5 इंच की हाइट तो थी उनके पास, तो उन्होंने गेंद डिलीवर करते वक्त खुद को अपराइट की, हाथ को सीधा ऊपर उठाया और लैंडिंग के बाद बेहद मामूली पॉज के साथ गेंदबाजी शुरू कर दी। इस एक्शन की वजह से उनको गुड लेंथ पर भी इतना चेस्ट हाई बाउंस मिलता कि बल्लेबाज बुरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाते। वो फ्रंट फुट पर डिफेंड करने जाते और गेंद अचानक रिब्स पर आकर लगती थी। बस एक ही साल में मैकग्रा ने अपना जुगाड़ सेट कर लिया। वैसे भी 90s में मैकग्रा ने तो अपना नाम बनाया ही, उसके साथ साथ सारे के सारे लीजेंड बॉलर उसी डिकेड में चमके, क्योंकि इस दौर में 10 से 12 ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सामने आ चुकी थी जिसने बैटिंग को 80s से भी मुश्किल बना दिया था। तो कैसे 90s में गेंदबाजों का खेलना एक चैलेंज था? क्या थे वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स? अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वापस मैकग्रा पर आते हैं। अब आता है 1995। ये वो साल था जब अकेले मैकग्रा ने एक टीम की सालों की बनी बनाई बादशाहत को नेस्तनाबूद कर दी। उस वक्त क्रिकेट पर सिर्फ एक सुपर पावर का राज था, वेस्टइंडीज। उनका खौफ ऐसा था कि आज के जमाने में तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 15 सालों से वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे। कोई भी टीम कैरिबियन जाती तो टूर उसे कब्रिस्तान ही लगता था, और इसी स्टेज पर मैकग्रा ने असली कमाल दिखाया। टूर से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक बॉलर्स क्रेग मैकडरमॉट और डेमियन फ्लेमिंग चोट की वजह से बाहर हो गए। अब पूरी गेंदबाजी की जिम्मेदारी 25 साल के मैकग्रा पर थी। मार्क टेलर की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब पहला टेस्ट शुरू होने वाला था तो मैकग्रा ड्रेसिंग रूम में आए, कप्तान की तरफ देखा और बड़ी शांति से बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए नई गेंद चाहिए, क्योंकि क्रेग और फ्लेमिंग बाहर थे तो मैकग्रा ही फर्स्ट बॉलर बनते थे। मार्क टेलर ने बोला, गो फॉर दैट।
और उसके बाद जो हुआ वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सबसे बेहतरीन इतिहास है। ऑस्ट्रेलिया 2 दशकों से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों से टॉर्चर हो रहा था, तो अब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर देने का फैसला लिया। उसका सबसे बड़ा हमला हुआ ब्रिजटाउन टेस्ट में, जहाँ लेजेंडरी आई टू आई स्लेजिंग हुई। वो सीन कोई नहीं भूल सकता। कर्टली एम्ब्रोज स्टीव वॉ को घूरे जा रहे थे। पहली बार स्टीव वॉ पीछे नहीं हटे, उन्होंने पलटकर एम्ब्रोज को भी गालियां दे डाली। इसकी वजह से एम्ब्रोज इतने गुस्से में थे कि कप्तान रिची रिचर्डसन उनको जबरदस्ती खींच करके साइड में ले गए। ये सब कुछ वो 25 साल का बॉलर देखे जा रहा था, जो नई गेंद का इंतजार कर रहा था। बस उस पूरी सीरीज में मैकग्रा ने वो तांडव मचाया कि वेस्टइंडीज के लिए बॉल की लाइन के सामने आना तो मुश्किल हो गया, डिफेंड करना तो भूल ही जाओ। मैकग्रा ने उस सीरीज में 17 विकेट चटकाए, वो भी ऐसी औसत से कि सब हैरान रहे। उन्होंने ब्रायन लारा और रिची रिचर्डसन को अपना शिकार बनाया। जो चीज मैकग्राथ ने साउथ अफ्रीका टूर में सीखी थी, वही उन्होंने यहाँ भी अप्लाई की। और लारा के साथ साथ वेस्टइंडीज के सारे बल्लेबाजों के स्ट्रोक प्ले को पूरी तरह चोक कर दिया। उन्होंने किसी को भी एक्स्ट्रा रूम नहीं दिया, बिल्कुल भी विड्थ नहीं थी, और एक ही टप्पे से बॉल को सीम के साथ इतना अंदर बाहर की कि लारा आधी सीरीज में तो फ्रस्ट्रेशन में ही आउट होते रहे। और इसी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज 2-1 से जीत ली, और कुछ ही हफ्तों में 15 सालों से चला रहा वेस्टइंडीज का दबदबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1993 से 1995 के दौरान मैकग्रा अच्छा खासा नाम बना चुके थे। उनकी एक्यूरेसी की तारीफ हर जगह हो रही थी। हालांकि लारा का तो वो काम कर चुके थे, लेकिन उस दौर के एक और बड़े बैट्समैन से उनका सामना होना बाकी था। इससे पहले 1996-97 में अपने खेल को एक और भी खतरनाक लेवल पर ले गए, लेकिन वो इस बार गेंद से रिलेटेड था ही नहीं, वो था साइकोलॉजिकल वेपन। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जो बाद में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम का हथियार बना, जिसे नाम दिया गया मेंटल डिसइंटीग्रेशन, यानी सामने वाली टीम को मेंटली पूरी तरह तोड़ करके रख देना। इसके लिए मैकग्रा ने एक अनोखा और बेहद विवादित हथियार इजाद की। वो था सीरीज शुरू होने से पहले ही मीडिया में अपने टारगेट का नाम ले लेना। ये तरीका बाद में मुरलीधरन ने भी अपनाया था। खैर, क्योंकि मैकग्रा का नाम चल चुका था, तब तक शेन वॉर्न भी फॉर्म में आ चुके थे। तो जब मैकग्रा एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक बैट्समैन को टारगेट करते, तो उस पर ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाता था। मैकग्रा की इस रणनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आया 1997 की एसेज में, जो इंग्लैंड की धरती पर हुई। मैकग्रा ने इस बार माइक एथर्टन को निशाना बनाया और खुलेआम ऐलान किया कि वो उन्हें अपना बनी बना लेंगे। अब एथर्टन पर दबाव तो ऐसा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और फिर हुआ वो लॉर्ड्स का बवंडर, जहां मैकग्रा ने ऐसी लीथल गेंदबाजी की, इंग्लैंड की पूरी टीम 77 रनों पर ढेर हो गई। और ये 1888 के बाद लॉर्ड्स पर उनका सबसे छोटा स्कोर था। मैकग्रा ने 20.3 ओवर में 38 रन देकर 8 विकेट लिए, और एथर्टन वे बेचारे टेक्निकली तो एक शानदार ओपनर थे, और उस दिन वो क्रीज पर बिल्कुल बेबस नजर आए। उनके पास मैकग्रा की गेंदों का कोई जवाब नहीं था। उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैकग्रा ने एथर्टन को कुल 19 बार आउट किया, जो क्रिकेट इतिहास में किसी एक बल्लेबाज का किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा आउट होने का रिकॉर्ड है। अब अगर मैकग्रा की टेक्निक की बात, तो उनकी पेस 150 नहीं थी। वो दुनिया के सबसे मुश्किल गेंदबाज कैसे बन गए? उस दौर में वसीम, वकार, कैडिक, डोनाल्ड, चामुंडा बास, जवागल श्रीनाथ जैसे स्विंग के सुल्तान अपनी पीक पर थे। तो उसका राज है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ऑफ स्टंप के ठीक बाहर वो छोटा सा इलाका। उनके पीक 6 सालों का डेटा बताते हैं कि उनकी 85% गेंदें तो इसी एरिया में लैंड होती थी। बल्लेबाज न गेंद को छोड़ सकता था, न खेल सकता था। बस इसी उधेड़ बुन के चक्कर में मैकग्रा को विकेट मिलता था। ये वही कॉरिडोर है जिसने विराट के टेस्ट करियर को खत्म कर दिया था। और इसी कॉरिडोर से अपना करियर बचाने के लिए सचिन ने 2004 की उस फामा सिडनी टेस्ट में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली थी। मैकग्रा के पास उस कॉरिडोर पर अचूक पकड़ के साथ साथ शानदार सीम मूवमेंट भी था। उनकी बॉल हवा में स्विंग नहीं होती थी, बल्कि पिच पर सीम के साथ सीधी गिरती थी, और होती थी वो आइकॉनिक लेट मूवमेंट। या तो गेंद अंदर आती या बाहर निकल जाती। इतनी माइक्रो मूवमेंट पर बल्लेबाज को खुद को एडजस्ट करने का समय ही नहीं मिलता था। ऊपर से स्लिप में कैच का अटैक बना रहता था, जिससे बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनी रहती थी। स्लिप में मार्क वॉ और बॉलिंग में मैकग्रा, ये हर दूसरे विकेट की कहानी होती थी। जिस मैकग्रा को 1993 में केवल 8 विकेट मिले थे, वो भी 45 की इकॉनमी से। उसी मैकग्रा ने 1994 में 15, लेकिन 1995 में केवल 10 टेस्ट में 24 की औसत से 43 विकेट उड़ा डाले। और एक चीज बताऊं, उसके बाद 1999 तक हर साल उनकी औसत बेटर होती रही। और 1999 में तो वो ऐसी बॉलिंग कर गए जिसने पूरी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि क्यों सचिन लारा से बड़े बैट्समैन हैं। टेस्ट में तो उनका जादू चला रहा था। वनडे भी उन्होंने 1994 में ही केवल 18 मैच खेलकर 29 विकेट हासिल किए थे। तो उनसे 1996 वर्ल्ड कप में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक तूफान सामने आ गया था। नाम था सनत जयसूर्या। इसलिए मैकग्रा फाइनल में विकेटलेस रहे, और इसका खामियाजा उन्हें फाइनल हार करके भुगतना पड़ा। लेकिन टेस्ट में उनका जादू बरकरार था। जैसा मैंने बोला कि उन्होंने अपनी औसत को 1995 के बाद हर साल बेहतर किया। जैसे 1996 में उन्होंने केवल 8 मैच में 34 और 1997 में केवल 11 मैचों में 52 विकेट उड़ा दी। और हैरानी की बात तो ये है
कि 1996 के बाद से उन्होंने अपनी गेंदबाजी में कोई भी बदलाव नहीं किया था और अपने करियर की आखिरी गेंद तक भी उन्होंने वही चीज अप्लाई की जो उन्होंने 1996 तक सीख ली थी। इसके बावजूद 1998 में उन्होंने कहर बरपा दी और केवल 13 मैचों में, ध्यान से सुनिए, 13 मैचों में 80 विकेट ले सके थे। शुरुआत ही 1998 के इंडिया टूर से, जब इंडियन सॉइल पर सचिन से उनका पहली बार सामना हुआ और उन्होंने सचिन को पहले चेन्नई फिर कोलकाता में आउट करके भारत की उस मरी हुई पिच पर 10 विकेट निकाले। फिर वो पाकिस्तान गए, वहां 12 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को 39 सालों बाद टेस्ट सीरीज जितवाई और फिर एशेज में अपना कहर बरपाया। अब आया उनका वो साल जब उन्होंने टेस्ट किया, वनडे किया, हर जगह अपनी धाक जमाई। क्यों साल बाकी गेंदबाज अलग चल रहे थे, मैकग्रा अकेले अलग चल रहे थे। ग्लेन मैकग्रा के लिए 1999 का वो साल अखाड़ा था जहां उनका मुकाबला मॉडर्न क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गजों ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से तब हुआ जब दोनों के दोनों सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे। कैरिबियन में 1999 की शुरुआत में लारा अपनी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में थे। कप्तानी का दबाव था और वो अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। जमैका में 213 और बारबाडोस में टेस्ट इतिहास की वो दूसरी सबसे महान 153 नाबाद वाली पारी, और वो शेन वॉर्न समेत पूरी ऑस्ट्रेलियन अटैक को ऐसे कोट रहे थे जैसे वो गली मोहल्ले के खिलाड़ी। पर मैकग्रा उस तूफान के बीच भी अडिग रहे। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि बाकी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को स्किल एयर एक्यूरेसी के साथ अपना शिकार बनाया और उस 4 मैचों की सीरीज में 30 विकेट चटका कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब लारा दानवों की तरह बैटिंग कर रहे थे, मैकग्रा दूसरे एंड पर इमराज की तरह बड़ी शांति से उनका इंतजार कर रहे थे। पर भारतीय दर्शकों के लिए इस दौर का सबसे बड़ा ड्रामा दिसंबर 1999 में एडिलेड टेस्ट में हुआ, जब भारत 24 रन पर 3 विकेट खोकर जूझ रहा था और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर टिके थे। मैकग्रा ने एक शॉर्ट गेंद डाली, सचिन ने लेंथ पढ़ ली और डक कर गए। सोचो गेंद सिर के ऊपर से निकल जाएगी, पर गेंद पिच के एक गड्ढे पर पड़ी, उछली ही नहीं और सीधे सचिन के बाएं कंधे पर जा लगी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर डेरिल हार्पर ने उंगली उठा दी और क्रिकेट की दुनिया में शोल्डर बिफोर विकेट दर्ज हो गया। सचिन शून्य पर आउट होकर लौटे तो ये देखना सबके लिए एक सदमा था और सालों बाद हार्पर ने कबूला कि वो आज भी हर दिन उस फैसले के बारे में सोचते हैं और उस पर कायम है। लेकिन मैकग्रा ने बड़ी चतुराई से कहा कि सचिन थोड़े कम हाइट के, उनके हिसाब से गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही थी। चाहे अंपायरिंग की बहस जो भी हो, ये पल साबित करता है कि मैकग्रा की 6 फीट 5 इंच की हाइट से आने वाला वो अनप्रेडिक्टेबल बाउंस दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नीशियंस को भी हिला सकता था। अब आता है 1999 वर्ल्ड कप, उनके शुरुआती 6 साल के सफर का सबसे शानदार अंत। इंग्लैंड में मई जून 1999 वो बड़ा तेज था। हालांकि शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए सपने जैसी नहीं थी। वो शुरुआती मैच हार गए और बाहर होने की कगार पर थे और हर मैच उनके लिए नॉकआउट फाइनल जैसा था। और इस भारी दबाव में मैकग्रा का असली रूथलेस चेहरा सामने आया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब विरोधी टीम को पूरी तरह चोक कर दिया। सबसे अहम मोड़ आया ओल्ड ट्रैफर्ड में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 6 मैच में, जब मैकग्रा जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें लारा पर टिकी हैं, तो टीम मीटिंग में उन्होंने कागज पर लिखा आई विल गेट हिम आउट और मैदान पर उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में लारा को सेट किया और फिर ऐसी लाइन पर गेंद डाली कि लारा ड्राइव करने को मजबूर हो गई और गेंद सीम से टकराकर ऑफ स्टंप उखाड़ ले गई। लारा सिर्फ 9 रन पर आउट हुए और मैकग्रा ने उस मैच में 14 रन देकर 5 विकेट लिए। उसके बाद लॉर्ड्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैकग्रा का दबदबा कायम रहा। उन्होंने 2 अहम विकेट लिए। पाकिस्तान 132 रन पर ढेर हो गया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। आखिरकार 1996 के फाइनल की वो कसक यहाँ पर आकर पूरी हुई। उस साल वनडे में मैकग्रा ने 31 मैचों में 52 विकेट लिए थे, वो भी 20 की शानदार औसत के साथ। उसके साथ ही टेस्ट में उन्होंने अपना 1998 वाला वो जादू जारी रखा था और केवल 11 टेस्ट खेलकर 67 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने इन 6 सालों में लारा और सचिन दोनों को नचाया था, जिन्होंने उनको 2000 के बाद से अच्छे से खेलना शुरू किया था। 1993 से 1999 तक मैकग्रा ने 159 इंटरनेशनल मैच खेले और विकेट लिए 486। हालांकि उनसे ज्यादा विकेट इस दौरान शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के नाम थे। कुंबले ने मैकग्रा से 4 विकेट ज्यादा लिए, लेकिन 60 मैच ज्यादा खेले भी थे। वहीं वॉर्न ने मैकग्रा से 19 विकेट ज्यादा लिए थे, वो भी 49 मैच ज्यादा खेले। इसलिए मैकग्रा। हाँ जी, आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? मैकग्रा के बारे की पूरी बायोग्राफी थी जिसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि उसने कैसे कैसे लोगों को, कितने कितने बैट्समैनों को कैसे कैसे परेशानी में डाले रखा और उसका कंपैरिजन भी किया है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट से बताना है, और आपने और किस लेजेंड के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री पर देखना है मेरा रिएक्शन, तो वो भी आप बताएंगे तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया करूँगा।